राज्यपाल ने सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को दी डिग्रियां। शोध और नवाचार पर बल, चुनौतियों के समाधान के लिए युवाओं से योगदान का आह्वान। बाबूलाल मरांडी ने चतरा में हाईवा संचालकों से पुलिस द्वारा वसूली का लगाया आरोप। बोले, सरकार ने व्यवसायियों को बर्बाद करने में झोंक दी है मशीनरी। महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा याद। रांची में भी दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने योगदान को किया याद। और धनबाद में अस्मिता लीग एथलेटिक्स मीट में बेटियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभा का किया प्रदर्शन, विजेता पुरस्कृत। रांची में कराटे चैंपियनशिप में मेजबान टीम ओवरऑल चैंपियन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार आज दुमका के कन्वेंशन हॉल में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से गांव, गरीबों और जनजातीय समुदायों तक विकास की रोशनी पहुंचाने तथा चुनौतियों के समाधान की दिशा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका के कन्वेंशन हॉल में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह के दौरान सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इस दौरान 78 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जबकि 37 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि और करीब 116 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। राज्यपाल ने अपने दीक्षांत संबोधन में सफल छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि दीक्षांत का अर्थ किसी शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि जीवन की नई शुरुआत है। श्री गंगवार ने युवाओं से गांव, गरीबों और जनजातीय समुदायों तक विकास की रोशनी पहुंचाने तथा चुनौतियों के समाधान की दिशा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आपसे अपेक्षा है कि आप अपने अध्ययन और शोध के माध्यम से कृषि, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और समाज की अन्य चुनौतियों का समाधान खोजने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। श्री गंगवार ने कहा कि इस संकल्प को पूरा करने में युवाओं की बड़ी भूमिका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प रखा है। विकसित भारत 2047 का यह सपना तभी साकार होगा जब हमारे विश्वविद्यालय और हमारे युवा राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित स्मारिका का लोकार्पण भी किया। दीक्षांत समारोह के दौरान सभी विद्यार्थी भारतीय पारंपरिक परिधान में नजर आए, जिसने समारोह को भारतीयता का टच दिया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चतरा जिले में कोल परियोजनाओं में ढुलाई करने वाले हाईवा संचालकों से पुलिस द्वारा वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि टंडवा सिमरिया रोड में पुलिस द्वारा प्रत्येक हाईवा से 5 से 10 हजार रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है, जिसके विरोध में लगभग 1500 हाईवा संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। श्री मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि इस अवैध वसूली का हिस्सा सत्ता शीर्ष तक पहुंच रहा है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये शर्मनाक है कि सरकार ने व्यवसायियों को बर्बाद करने में अपनी पूरी मशीनरी झोंक दी है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह झारखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इधर रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। मौके पर पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। पड़ोसी राज्य बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज है।
निवर्तमान नीतीश कैबिनेट की आज आखिरी बैठक हुई। इसके बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल से भी मुलाकात की। आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। सीएम ने राज्यपाल को 19 तारीख को विधानसभा विलय करने की सूचना दी, जिसके बाद नई सरकार बनाने का मार्ग पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की आज आखिरी बैठक हुई। बैठक के बाद जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि आज मंत्रिमंडल भंग कर दिया गया है और जल्द ही नया मंत्रिमंडल बनेगा। नीतीश की आज की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई, जिसके बाद वो राज्यपाल से मिले और साथ ही साथ 19 तारीख को बताया कि ये किस तरीके से विलय होगा और खासतौर से नई सरकार बनने की जो प्रक्रिया है उसमें और तेजी होती नजर आ रही है। 19 तारीख को विधानसभा विलय करने की सूचना है वो यहाँ दी गई है, यानी नई सरकार बनने की जो कवायद और तेज हो चली है। आखिर और क्या कुछ जानकारी है, कब नई सरकार का जो शपथ ग्रहण है वो हो सकता है और किस तरीके से, क्योंकि लगातार सियासी हलचल जो है हमने देखा किस तरीके से तेज होती नजर आई। आज यहाँ आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई, तो इसके साथ साथ कल हम देखेंगे बीजेपी की भी एक अहम बैठक यहाँ पर होनी है और उसके साथ साथ अगर देखा जाए सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल आज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने देखा नीतीश कुमार ने, जिन्होंने आज अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक की और उसके साथ साथ राजभवन जाकर राज्यपाल से भी मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के बाद महागठबंधन अब हार के कारणों की तलाश कर रहा है। राजद की इस सिलसिले में समीक्षा बैठक होने वाली है। तो हार के बाद लालू परिवार में मचे घमासान के बीच तेजस्वी यादव आज चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेंगे। इसके लिए आरजेडी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में तेजस्वी विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के कारण को तलाशेंगे। इस बार आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन जीत केवल 25 सीटों पर ही मिल पाई और उसी वजह से एक अहम बैठक आज मानी जा रही है, जिसमें जाहिर तौर पर यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। जो करारी हार यहाँ पर मिली है, तमाम कांडों की समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक चल रही है। इस दौरान दिल्ली विस्फोट में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी गई। अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्र परिषद की 32वीं बैठक का शुभारंभ हुआ। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और खासतौर से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना सहित कई केंद्रीय और राज्य मंत्री मौजूद हैं। बैठक की शुरुआत दिल्ली बम धमाके में मारे गए लोगों के लिए मौन रखकर की गई। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, राज्यों के मुद्दों और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा होगी। दिल्ली धमाकों की जांच में तेजी आई है। एक आरोपी को एनआईए ने विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। एनआईए को उसकी 10 दिनों की रिमांड मिली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के लाल किला के पास कार में हुए ब्लास्ट के आरोपी आमिर राशिद अली को आज एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर एनआईए को आमिर की 10 दिन की रिमांड मिल गई है। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार का मालिक है आरोपी आमिर राशिद अली, जिसके लिए अब गिरफ्तारी हो चुकी है और एनआईए को रिमांड मिली है इसकी। धमाके की साजिश में आत्मघाती हमलावर उमर के साथ आमिर राशिद अली शामिल था। भारी सुरक्षा के बीच आमिर को कोर्ट में लेकर पहुंची एनआईए और यहां पर एनआईए को आमिर की जो रिमांड है वो मिल चुकी है। ब्लास्ट में जो दिल्ली धमाका हुआ था, इसमें जो कार जिसका इस्तेमाल हुआ था वो कार राशिद की थी यहाँ पर, और खासतौर से 10 नवंबर को ये पूरा जो हमने देखा था क्या स्थिति बनी थी। इस ब्लास्ट के बाद से लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो खोज में जुटी हुई थी। एनआईए ने आमिर राशिद अली को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां पर रिमांड जो है 10 दिन की रिमांड मिली है और जाहिर तौर पर और जो पूछताछ है वो इस दौरान की जाएगी। जमशेदपुर में मुखी समाज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन कर विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू शामिल हुई।
जमशेदपुर के गोलमुरी केबुल बस्ती में मुखी समाज की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान उत्साह और गौरव का माहौल रहा। इस दौरान शिक्षा, खेलकूद और अन्य विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों और युवाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने समाज में अग्रणी भूमिका अदा कर रहे प्रतिभावान युवाओं और बच्चों का हौसला बढ़ाया। हमारे इस समाज के वरिष्ठ गुरुचरण जी के द्वारा इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि हर एक समाज में जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह किया जाता है, इसमें अपनी एक भूमिका होती है हमारे बच्चों की। बच्चों को इससे जो है प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि चाहे बच्चे गुरुचरण जी ने कहा कि बच्चे चाहे 50% लाए चाहे 90% लाए, बच्चे अपना 100% देते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। मुखी समाज की ओर से आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, खेलकूद के क्षेत्र में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वालों को सम्मानित किया गया। मुखी समाज के सचिव गुरुचरण मुखी ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन साल 2013 से किया जाता रहा है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। हम लोग अपने समाज के जितने भी 10वीं और 12वीं विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं में पास होने वाले सभी बच्चों को इसमें शामिल करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। और इस कार्यक्रम को आयोजन करने के पीछे हमारा यह उद्देश्य है कि समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और जो समाज हमारे बच्चों के अंदर छिपे प्रतिभा को सामने लाना। इस तरह के प्रतिभा सम्मान समारोह से जहां एक ओर उत्कृष्टता का सम्मान होता है, वहीं दूसरी ओर लोगों में समाज हित और राष्ट्र हित में विशेष कार्य करने के प्रति ललक भी बढ़ती है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। सऊदी अरब में उमरा तीर्थ यात्रा पर गए लोगों की बस हादसे की शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि उनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं। केंद्र सरकार देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयत्नशील है। इसी के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका लाभ रांची के सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी मिल रहा है। योजना के तहत सदर अस्पताल में जटिलतम न्यूरो सर्जरी बिल्कुल निःशुल्क की गई है। हजारीबाग निवासी राजू यादव की गर्दन में असहनीय दर्द रहता था। निजी अस्पतालों में शुरुआती जांच में पता चला कि उनके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नसों के जंक्शन में कोई नस दबा हुआ था। इसकी सर्जरी बहुत ही कठिन और खर्चीली थी। इसके बाद राजू यादव रांची के सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर विकास कुमार ने सफलतापूर्वक सर्जरी की और अब राजू पूरी तरह स्वस्थ हैं। हमारे डीएस सर और हमारे सिविल सर्जन सर दोनों का बड़ा वो रहता है कि हम लोग न्यूरो सर्जरी और सदर अस्पताल को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और जितना हो सके यहाँ के जो पुअर पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट दें। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इस सर्जरी को किया। राजू यादव के पुत्र सचिन ने बताया कि निजी अस्पतालों ने इस ऑपरेशन का खर्च 4 से 5 लाख रुपए बताया था, जो उनकी क्षमता से बाहर था। लेकिन रांची के सदर अस्पताल में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत उनके पिता की निःशुल्क सर्जरी हुई है। मतलब अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो इतने ज्यादा पैसे जो 3 से 4 लाख होता वो जुटाना भी मुश्किल था और ऑपरेशन मतलब ना ही करवा पाते। केंद्र सरकार का आभार जताते हुए सचिन ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ न मिला होता तो अपने पिता का ऑपरेशन कराना उनके लिए मुमकिन नहीं था। वे कहते हैं कि इस योजना ने उनके पिता को नया जीवन दिया है। ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता, आयुष्मान
कार्ड के कारण मतलब बहुत इजी हुआ, सारा कुछ बहुत इजी हुआ। अपने नाम को सार्थक करते हुए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लाखों गरीबों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के सहारे लाखों मरीजों को जीवन दान मिला है। यह योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रक्तदान को महादान की संज्ञा दी जाती है। लौह नगरी जमशेदपुर में सामाजिक संगठन भी इस दिशा में शिविर आयोजित कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जमशेदपुर ब्लड बैंक की ओर से आयोजित चौथे रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। संस्था के निदेशक दयाल गोराई ने बताया कि संस्था की ओर से हर वर्ष इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावे संस्था बच्चों की शिक्षा पर भी लगातार काम कर रही है। एक दो जन जो आए उनको हमने समझाया है कि रक्तदान से कुछ होता नहीं है। हाँ, कोई अगर विशेष अगर किसी को कुछ दिक्कत है तभी नहीं दे पाते, लेकिन ऐसा किसी के अंदर कोई डर नहीं। हमारे समाज में सब जागरूक है पहले से, और आगे भी हम लोग जागरूक करेंगे उन लोगों को। संस्था के एक और सदस्य सुबोध चंद्र गोराई ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा रक्त का संग्रह हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक 125 यूनिट रक्त का संग्रह किया जा चुका है। ये एक महाकर्म युग, इसलिए कि रक्त सभी का जरूरत पड़ता है कम बेसी, और हमारा समाज का जो भी युवा है उस लोगों को इस संदेश देना चाहते हैं, आगे बढ़कर आप अपना रक्त दान करें, ताकि समाज में, हमारा समाज बोल के नहीं, कोई भी समाज में रक्त का कमी होगा, जब भी खून का कमी होगा हम उसको भरपाई कर पाए। रक्तदान महादान की परिकल्पना को सफल बनाने में संस्था के कई वरिष्ठ सदस्यों ने भी योगदान दिया। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। केंद्र सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और योजनाओं का संचालन कर रही है। झारखंड के संताल परगना में भी खेल के प्रति युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। उपराजधानी दुमका के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। राज्य की उप राजधानी दुमका में फुटबॉल और तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए बेहतर उपकरण, भोजन और व्यायामशाला की भी व्यवस्था की गई है। फुटबॉल कोच रीता मिंज ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करे 7 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। यहाँ रहने के लिए अच्छा सुविधा है, खाना मुफ्त में मिल रहा है, ट्रेनिंग मुफ्त में मिल रहा है, और बच्चे नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, और मेरे बच्चे 7 प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी प्रिया हेम्ब्रम का कहना है कि सरकार की बेहतर नीतियों के कारण उन्हें हॉस्टल की सुविधा सहित बेहतर कोच मिले हैं, जिससे उन्हें उन्नत प्रशिक्षण मिल रहा है, जो कि गांव में रहकर संभव नहीं था। गांव में रहते तो हम लोग इतना कुछ नहीं खेल पाते, फुटबॉल के बारे में भी नहीं जान पाते क्या है क्या नहीं। यहाँ पे अच्छा ट्रेनिंग की वजह से हम लोग, अच्छा कोच के वजह से हम नेशनल खेले हैं। तीरंदाजी की बात करें तो हर तीर के साथ लक्ष्य के करीब पहुंचते ये खिलाड़ी दुमका को एक नई पहचान दे रहे हैं। तीरंदाजी सीनियर नेशनल खेल चुकी पदक विजेता मेघा बेसरा ने कहा कि घर में सही ढंग से अभ्यास नहीं हो पाता था। घर में मेरे पास पर्सनल इक्विपमेंट नहीं था, वहीं प्रशिक्षण केंद्र में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। जब हम एकेडमी में आए उसके बाद मेरा 4 घंटा का प्रैक्टिस होता है, 4 से 6 घंटा का प्रैक्टिस होता है, जिसमें हमको प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा सुविधा मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज को सुमित झा ने कहा कि वे यहाँ पर बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कर रहे हैं। यहाँ दर्जनों बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर टैलेंट हंट कर छुपी हुई प्रतिभाओं को चुनकर डे बोर्डिंग हाउस में प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी करवा रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे दर्जनों बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीत चुके हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। दुमका की इन दौड़ती सांसों में, हर फुटबॉल की किक में, हर तीर की उड़ान में बस एक ही सपना धड़कता है कि देश के लिए पदक लाना है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट।
महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। रांची में पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से स्थानीय लाला लाजपत राय चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। मौके पर बिरादरी से जुड़े अरुण चावला ने कहा कि युवाओं को आज़ादी के वीर सपूतों के संघर्षों और कुर्बानियों को जानने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से देश को गुलामी से मुक्ति मिली। हमारी जो पीढ़ियां हैं वो जिन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई को नज़दीक से नहीं देखा, वो वस्तुतः अब उसका महत्व नहीं समझते कि हमारे पुरखों ने, हमारे जो भी नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। उन्होंने कितने जुल्म सहे अंग्रेज़ों के, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हम आज हर वर्ष यहाँ इकट्ठा होते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से और उनको नमन करते हैं। झारखंड निर्माण के 25 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच जनजातीय विकास को लेकर केंद्र सरकार ने कई अभियान चलाए हैं। इनमें से एक आदि कर्मयोगी अभियान भी है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना, विकेंद्रीकृत नेतृत्व को बढ़ावा देने और एक जवाबदेह शासन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। हजारीबाग के 105 गांवों में ये अभियान चल रहा है। मुंडा की 150वीं जयंती को केंद्र सरकार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। जनजातीय समाज के विकास के लिए हजारीबाग में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 105 गांव में विकास योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही है, जिससे आदिवासी समाज में परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदि कर्मयोगी अभियान में हमने जितने भी चीजें मैंने जीवन में कमियां लोगों को रहा है, हर चीज़ों का, बहुत सारे क्षेत्रों को मैं विशेष कर जानना चाहता हूँ कि कोई भी अगर विकास लोगों का होना चाहिए तो सबसे पहले शिक्षा की जरूरत होती है। शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें आने वाले समय में इस योजना के तहत, कर्मयोगी अभियान के तहत में हमें सभी चीज़ मिलने वाला है। यही सारे लोग उम्मीद बनाए रखते हुए हैं। आदि कर्मयोगी अभियान को लेकर हजारीबाग में एक्शन प्लान के तहत काम किया जा रहा है। अभियान के तहत वर्ष 2030 तक जनजातीय बहुल गांवों को विकसित करना है। इसके तहत वैसे गांवों को चिन्हित किया गया है जहां 50% आबादी जनजातीय समुदाय की है। इन गांवों के विकास के समग्र विकास के लिए कई स्तर पर बैठकें भी हुई है। अपने गाँव का भ्रमण किए और वहाँ की जो आवश्यकता है, समस्या है, उसका आकलन करके एक एक्शन प्लान लोग बनाए हैं। हर विलेज का अलग अलग विलेज एक्शन प्लान बना है। एक आदि सेवा केंद्र बनाया गया है, जहां पर हर सप्ताह एक बैठक होती है। बैठक में गांव वालों की समस्याओं पर चर्चा किया जाता है। विलेज एक्शन प्लान भी बनाया गया। विलेज एक्शन प्लान के तहत आने वाले समय में जो भी गाँव वालों ने, ग्रामीणों ने ग्राम सभा के माध्यम से योजनाएं सिलेक्ट की हैं, सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। योजना के तहत विलेज एक्शन प्लान ग्रामीणों को ही तैयार करना है। ग्रामीण आदि शक्ति समूह बनाया जा रहा है, वहीं सहयोग के लिए आदि सहयोगी बनाया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर आदि सेवा केंद्र खोले जाएंगे, जहां साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से निर्णय लेकर विलेज एक्शन प्लान केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इसी आधार पर आगे के विकास कार्यों की रणनीति बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अच्छा से इसको लागू करती है, पहल करती है अपने से, मतलब देख कर स्टेट गवर्नमेंट भी अगर मतलब ध्यान देती है और वहाँ का जो भी प्रतिनिधि है और जनता है अगर जितना जागरूक रहेंगे और योजना का लाभ उठाना चाहेंगे तो सरकार वही लोगों को देती है जो योजना का बढ़िया से उसको हल करे और लाभ उठाने का कोशिश करे। आदि कर्मयोगी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनजातीय समाज के कल्याण के प्रति सोच को दर्शाता है, जिसमें जनजातीय समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना शामिल है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। रांची में झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में 21 स्वर्ण पदक के साथ मेजबान रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। रांची की अनन्या ट्विंकल कुजूर को बालिका वर्ग में चैंपियन के खिताब से नवाजा गया। वहीं बालक वर्ग में ये सम्मान पश्चिमी सिंहभूम के सत्यम गुप्ता को मिला। समापन समारोह में सांसद महुआ माझी समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। जमशेदपुर की स्नेहा कुमारी ने नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत
पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। ये प्रतियोगिता सिक्किम में आयोजित हुई, जहां स्नेहा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बनारस से धनबाद आ रही गंगा सतलज एक्सप्रेस में 35 वर्षीय एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जीआरपी ने बताया कि इस व्यक्ति के ट्रेन में बेहोश रहने की सूचना मिली थी। आनन फानन में उन्हें धनबाद पहुंचाने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कि एक डेड बॉडी है, मैंने डेड बॉडी नहीं, एक अज्ञात जो है बेहोशी हालत में है और गंगा सतलज में ट्रेन में है। तो आइए, तो फिर स्टेशन मास्टर सूचना दिया, तो रेल थाना धनबाद जीआरपी दिए, गए बॉडी को बाहर किए, देखे कि डेथ कर गया था, डॉक्टर भी डेथ घोषित कर दिए। बनारस गए थे गंगा नहाने, उनका पिताजी हाल ही में डेथ किए थे। वो गंगा नहा के आ रहे थे, तो आने के क्रम में धनबाद स्टेशन पहुंचने से 10 मिनट पहले ही वो उनका अथी हो गया, वो डेथ कर गए, ठंडा मार दिए, हार्ट अटैक कर गए वो। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पिछले कई दिनों से ठंड में वृद्धि देखी जा रही थी, लेकिन अब इसमें कमी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। 22 नवंबर तक सुबह के समय कोहरा या धुंध की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि आसमान के साफ रहने और मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 23 नवंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति देखी गई। गुमला में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को दी डिग्रियां। शोध और नवाचार पर बल, चुनौतियों के समाधान के लिए युवाओं से योगदान का आह्वान। बाबूलाल मरांडी ने चतरा में हाईवा संचालकों से पुलिस द्वारा वसूली का लगाया आरोप। बोले, सरकार ने व्यवसायियों को बर्बाद करने में झोंक दी है मशीनरी। महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा याद। रांची में भी दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने योगदान को याद किया। और धनबाद में अस्मिता लीग एथलेटिक्स मीट में बेटियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभा का किया प्रदर्शन। विजेता पुरस्कृत। रांची में कराटे चैंपियनशिप में मेजबान टीम ओवरऑल चैंपियन।